मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि एक मल्टीलैटरल अरेंजमेंट लाइक ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो है, वो इसके मेंबर हैं और ये बेसिकली जिसे आप कह लें कि ये इनको कहा जाता है 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के नाम से। और ज़ाहिर बात है इन 5 ममालिक का दुनिया के ग्लोबल अफ़ेयर्स पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। अगर देखा जाए चाइना और रशिया का तो बहुत इन्फ्लुएंस है। India itself has a lot of relevance in region and then it's going global as well. जबकि ज़ाहिर बात है ब्राज़ील इज़ रीजनल पावर है साउथ अमेरिका में और साउथ अफ्रीका जो है अगेन अ रीजनल पावर इन अफ्रीका वो अपनी है उसकी। लेकिन जो ब्रिक्स है इसकी जो इम्पोर्टेंस है अभी रिसेंटली आपको पता है कि एक इजलास हुआ चाइना में जो कि वर्चुअल हुआ सुनने में आ रहा है कि जो ईरानी जो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग है, ही डज़न्ट प्रेफ़र कि डायरेक्ट मुलाकात हो, शायद वो कोविड करके डरते हैं और इस तरह करके। मीनव्हाइल जो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, वो ये है कि ईरान जो है, उसने अप्लाई किया है टू गेट द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। अब ये है कि अब इसमें बड़ी ये एक इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। अब ईरान के पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट गैस रिज़र्व्स हैं, ठीक है जी। अब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को ये जॉइन करना चाहता है और अच्छा चाइना ये पाँचों ममालिक ऑलरेडी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ये मौजूद हैं। अब आपको पता है कि अ, ये जो वेस्ट के पास एक पोज़ीशन है और वो क्या है? कि ये जितनी पेट्रो स्टेट्स हैं, वेस्ट चाहता है कि पेट्रो स्टेट्स की जगह इलेक्ट्रो स्टेट्स ऊपर आएँ। ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि पेट्रो स्टेट्स की बजाय इलेक्ट्रो स्टेट्स यानी कि जो लोग जो ममालिक जो हैं अपनी रिन्यूएबल एनर्जी में या अपनी आप को इन अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें करें आगे बिजली बनाने के लिए या बाकी जो एनर्जी सोर्सेज़ हैं उनके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन वो तेल से ना हो क्योंकि आइंदा जो एनर्जी का मुस्तकबिल है वो तेल से नहीं जुड़ना चाहते। बिकॉज़ अभी रशिया की जो यूक्रेन पे जो इन्वेज़न हुई, इससे पता चला कि दुनिया आज भी कितनी डिपेंडेंट है। बल्कि अगर आपने वो एक फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो जर्मनी में मुलाकात हुई, तो वहाँ पे एक डिस्कशन कर रहे थे जिसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरी मोहम्मद बिन ज़ायद से यूएई से मुलाकात हुई है और बात हुई है फ़ोन पे वो कह रहे हैं मैं फुल कैपेसिटी पे हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑयल इन टर्म्स ऑफ जो है वो यहाँ यहाँ वो अगर मैं क्रूड ऑयल की करने में और बाकी भी मैं उसमें फुल कैपेसिटी में जबकि सऊदी अरब जो है वो काम वो कर सकता है। सो इट मीन्स कि वेस्ट को एक सबसे बड़ी जो टेंशन है कि जितनी भी इन्फ्लेशन इस वक़्त है, वो इन चीज़ों की वज़ह से। अब ईरान जो है वो जॉइन कर रहा है ब्रिक्स। याद रखें इसमें इंडिया बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया इसमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे रोल प्ले कर रहा है। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको थोड़ा अरसा पहले ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के इर्द-गिर्द एक जो है ना वो एक्सिस या उसको कह लें कि एक चारदीवारी खड़ी करना चाहता है, जहाँ पे पाकिस्तान चाहता है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान इससे बाहर ना निकले, एक बात। और दूसरा पाकिस्तान इटसेल्फ भी चाहता है कि वो यहाँ से बाहर ना निकले। ये सिर्फ़ इंडिया के कहने और करने पे नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है कि हम इल्ज़ाम बड़ी जल्दी लगा देते हैं कि साढ़े ना ज़्यादती हो रही है, लेकिन हम ये कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, जबकि हमारा कसूर सबसे पहले और मेरा तो थीसिस ये है कि कभी किसी को ब्लेम ना करो, ब्लेम योरसेल्फ। जो भी रॉन्ग्स हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, सही हो रहा है, वो अपने ऊपर लें। अगर आप चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सके तो वो आपका कसूर है। ये नहीं है कि आप दूसरे पे सीधी-सीधी खुंडी पा दो को पाइन ए तो ਤੁਹਾਡੀ वजह तो मेरे नाल होण डया। लेकिन अब मैंने आपको थोड़ा-सा पहले कहा था कि इंडिया जो है अ, वो चाहता है कि पाकिस्तान को किस तरह कॉर्नर किया जाए। मिसाल के तौर पे थोड़ा अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान एंड जो अफ़गानिस्तान है इसको इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है। ईरान को ज़ाहिर बात है जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के हवाले से
अब ब्रिक्स की मेंबरशिप अगर ईरान लेता है तो इंडिया को क्या फ़ायदा है? इंडिया इनिशियली तो ऑयल लेना चाहता था ईरान से, लेकिन पहले शुरू में कुछ लिया भी, लेकिन फिर बाद में बंद हो गया, फिर चाबहार पोर्ट भी उस तरह ऑपरेशनल नहीं हो सकी। लेकिन सुनने में आता है कुछ चीज़ें कि शायद इंडिया जो है वो ईरान और अमेरिका को करीब लाने में भी कोई मदद कर रहा है, एंड शायद इंडिया जो है वो ईरान एंड इज़राइल के ताल्लुकात में भी कोई ब्रेक थ्रू कराने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि इज़राइल और ईरान जो हैं, ये बेसिकली खड़े ही एनिमोसिटी के ऊपर हैं। अगर ये एनिमोसिटी पीछे कर ली जाए, तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। जिस तरह अरब्स एंड पर्शियंस ये जो हैं, इरानियंस जो हैं, ये बेसिकली ये खड़े ही उस नफ़रत की बेस के ऊपर हैं एक-दूसरे। इनका सारे का सारा जो नेशनल यूनिटी का, मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एजेंडा है, दैट इज़ बेसिकली अगेंस्ट ईच अदर। अगर ये एक-दूसरे को वो खिलाफ नहीं जाते, तो इनकी तो वो रेलेवेंस ही नहीं रह जाती। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया कि ईरान के ऊपर इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब ज़ाहिर बात है इंडिया की को चैलेंज ये है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी वो इंडिया चाहता है कि हमें खित्ते से एनर्जी मिले, और वो ज़्यादा एक जैसे एक बार-बार मैं कई दफ़ा आपको पहले कह चुका हूँ, एक टर्म होती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। जो ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड होता है वो ये है कि आप जो कारोबार है वो अपनी नियरेस्ट मार्केट्स के साथ करें। सो इंडिया को ये सूट करता है चाइना से कारोबार करना, रशिया से कारोबार करना, ईरान से कारोबार करना। सो इंडिया चाहता है कि ईरान से कारोबार हो। इस सिलसिले में अगर ये जो I2U2 बना है, ट्रस्ट मी, मेरी मेरी ये हंच कहता है कि इंडिया जो है वो इन तमाम ममालिक, अगर अमेरिका को मानते हुए, अमेरिका की बात सुनते हुए इन प्लेटफ़ॉर्म्स में, क्वाड में, I2U2 में जाता है, तो दे विल मेक इट एग्री कि इंडिया अगर ईरान से कुछ लेता है तो, और उधर से जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार है, जिसकी सुनने में आ रहा है कि जो टॉक्स हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कतर में दोबारा शुरू हो रही है। अब ये जो कतर में वो टॉक शुरू होंगी, अ, ईरान और अमेरिकन्स बैठेंगे, इनडायरेक्ट टॉक शुरू होंगी। इंडिया को ये एडवांटेज आता है कि जितना ईरान के ताल्लुकात वेस्ट से होंगे, इंडिया की एक्सेस होगी मार्केट में। पाकिस्तान को क्या डिसएडवांटेज आता है कि हमारे पास वी डोंट हैव कैश एंड वी हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस। इंडिया के वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है विद ईरान जो हमारे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे हर मुल्क के साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल डिफरेंस होने की वजह से, और फिर पॉलिटिकल डिफरेंस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी कैपेसिटी ना होना कि उन पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइडलाइन करके दुनिया आपके साथ कारोबार करे, दैट इज वीकनेस। जैसे ईरान, चाइना को देख लें, हर मुल्क के साथ कोई ना कोई उनका मसला है, लेकिन दे आर इन सच अ पोज़ीशन दैट नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट देम। तो ये चीज़ें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जब आपने पंगा लेना हो, जब आपने किसी को छेड़-छाड़ करनी हो, ड्रामे करने हों, इधर-उधर करने हैं, गेमें करनी हों, तो फिर अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, फिर मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, फिर आप इन चीज़ों पे जो है वो जाते हैं। अब ब्रिक्स इतना बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको इंडिया का बता रहा था, तो इंडिया ईरान में अच्छी इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले एक बार, ताकि ईरान को न्यूट्रलाइज़ किया जाए कश्मीर के ऊपर। रिमेंबर, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जितने भी खराब हों, जो ईरान के आयतुल्ला ख़ामेनी हैं, वो हमेशा कश्मीर के हक़ में बोलते हैं, इवन इफ द फॉरेन ऑफिस और द प्रेसिडेंट दे इग्नोर। सो वो उसको न्यूट्रलाइज़ करना चाहते हैं, और ज़ाहिर बात है वो फिर प्रेसिडेंट और वो सारे उसको मना लेते हैं। ख़ामेनी साहब को कह लेंगे कि भाई थोड़ा हाथ हौला रखो कश्मीर के ऊपर, और वो ख़ामेनी साहब उसके ऊपर नहीं रखना, बिकॉज़ वो फ़लस्तीन पे उनको बोलना पड़ता है अगेंस्ट इज़राइल। ख़ैर एनी हाउ, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। सो अब यहाँ पे आके जैसे मैंने बताया, ईरान के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करेगा करेगा और इसको लेके आएगा, ताकि ईरान के ऊपर एक पूरी ज़िंदगी का एहसान चढ़ा दे पाएँ कि ए देखो असीं तुहाडे नाल की कीता। और ईरानी जो डेलीगेशंस रूटीन में इंडिया आ रहे हैं, वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि हमने जो है वो इंडिया कैन गिव अस अ स्पेस। हम तो ज़ाहिर बात है उस तरह आइसोलेटेड हैं, वो कि बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं, लफ्ज़ आइसोलेटेड नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान इज़ आइसोलेटेड। सो अगर ज़्यादा डिसएंगेज कह लें, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेटेड मे बी। एनी हाउ, अब यहाँ पे आके अगर आप देखें तो श्रीलंका भी इसी तरह है। सुनने में आया श्रीलंका, मेरा ख़्याल है पुरानी खबर है, दिस इज़ नॉट अ न्यू न्यूज़। जब राजापाक्सा इंडिया के श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, तो उस वक़्त उन्होंने, आई थिंक आई हैव टू कन्फर्म इट बट जस्ट सेइंग इट, एक तो उन्होंने श्रीलंका के साथ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव शुरू किया, जस्ट टू ग्रैब श्रीलंका। और श्रीलंका, रिमेंबर, याद रखें, सार्क ममालिक में वो मुल्क था
जो पाकिस्तान की बात सुनता था, अच्छे ताल्लुकात थे। हमने उनकी जो तमिल इंसर्जेंसी को लड़ने में उनकी बड़ी मदद की, बहुत कुछ हुआ और हमने ज़ाहिर बात है उस वक़्त सारा इंडिया के लिए किया था। दैट वाज़ फॉर श्रीलंका बट दैट वाज़ फॉर ऑब्वियसली इंडिया को करने के लिए। एनी हाउ अब जो है वो पाकिस्तान के जो ऑन अराइवल वीज़ा है मेरा ख़्याल है वो भी श्रीलंका ने बंद कर दिए हुए हैं। आई विल हैव टू चेक इट अगेन बट आई रेड इट समवेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने आई थिंक राजा पाक्सा से कहा था कि जी ये जो पाकिस्तानी हैं ये वहाँ पे जाते हैं श्रीलंका में वहाँ से जहादी बनते हैं और ये वो एक इंडिया की रैंट है जो हर वक़्त वो करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है ताकि पाकिस्तान को इससे बाहर ही ना निकलने दो। जिधर बैठो एक ही झंडा रखो ताकि वो पाकिस्तान उससे बाहर ना आ सके। तो दिस इज़ व्हाट दे डू, दिस इज़ व्हाट दे टॉक। अच्छा अब श्रीलंका देखें एक तरफ है, ईरान देखें, अब वो दूसरी तरफ काम कर रहे हैं उसके साथ। अफ़गानिस्तान में उन्होंने अभी ज़लज़ला आया तो सबने पहले ईरानी इंडियन जहाज़ वहाँ जाए लैंड किए। दैट वाज़ ऑब्वियसली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लेकिन दे दे आर डूइंग इट विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे व्हिच टेल्स कि मामलात कुछ और हैं, कोई इतनी सीधी चीज़ नहीं है कि वो तालिबान के साथ मामला जो है वो ठीक जो है वो कर लेंगे और अभी रिसेंटली इंडिया ने चाइना को भी एग्री कर लिया था कि आप पाकिस्तान को ये जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है इसमें ना इनवाइट करें बिकॉज ये ब्रिक्स की तरफ से। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान का ज्वाइन करना ब्रिक्स इंडिया और रशिया को भी सपोर्ट पसंद है इस चीज़ की। लेकिन प्राइमरीली सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो इसको पुश कर रहा है क्योंकि इंडिया को इसका एडवांटेज ही एडवांटेज नज़र आता है। उसमें चाइना को भी अच्छा लगेगा। चाइना ने भी कुछ 800 अरब डॉलर के मुआहदे किए हुए हैं ईरान के साथ। सो ईरान इज़ अनदर इमर्जिंग मार्केट इन द रीजन। ये जैसे ही इनकी थोड़े से हालात ठीक होते हैं वो कि इनकी जीडीपी बड़ी बुरी तरह मुतासर है। जो जीडीपी इनकी 2010-11 में थी मैं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट देख रहा था 2022 की, वही जीडीपी इनकी अभी जो है उसी तरह जो है वो ग्रो कर रही है और मतलब इतना कोई बड़ा वो नहीं है, जिसे वो कहते हैं ना कोई बड़ी डेवलपमेंट उस तरह नहीं हुई। खैर एनी हाउ लेकिन उनको ये एडवांटेज है कि उनकी वो उनके पास ऑयल है, जैसे मैंने कहा गैस है, तो ये चीज़ें ज़ाहिर बात है उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सेस देती हैं लेकिन उनके पास मार्केट्स नहीं है जहाँ पे वो चीज़ें जो हैं वो बेच सकें। अब ब्रिक्स का फ़ायदा ये है कि ब्रिक्स अदर दैन दैट कि इसके स्ट्रैटेजिक वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ईरान के और बाकी ममालिक के, लेकिन ये है कि ब्रिक्स में ये है कि एटलीस्ट यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू डेवलपमेंट बैंक है एक, जिसे ब ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहता है। इसके पास अच्छा भला पैसा है और ज़ाहिर बात है इसका जो बैंक का प्राइमरी मकसद है दैट इज़ टू ऑथराइज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। मेरा ख़्याल है 34 अरब डॉलर के 34 बिलियन डॉलर के सालाना ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करा सकता है। साउथ अफ्रीका जो है उसका जिसे आप कह लें कि ये भी उसकी इम्पोर्टेंट जगह है वो जहाँ पे वो कह रहे हैं। फिर एक एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है जिसकी बात हो रही थी जिसमें तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 100 बिलियन डॉलर रखेंगे। सो जिसे आप कह लें कि वो एक वो इसको रखना चाहते हैं। और भी मुल्क इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, बांग्लादेश बनना शायद चाहता है, इजिप्ट चाहता है, यूएई, यूरुग्वे और बाकी सुना है अर्जेंटीना भी इसमें हिस्सा बनना चाहता है। सो ये जो चीज़ें हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म आप इसको रीड करें, आपको पता चलेगा कि ये किस तरह ये मल्टीलैटरल प्लेटफ़ॉर्म काम कर रहा है और हम किस में बैठे हुए हैं, हम जी77 में बैठे हुए हैं। जी77 जी, वो जी हाँ, हमारे पास उसकी चेयर है। अब क्लोज़ ग्रुप ये जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनका हिस्सा बनने की ज़रूरत है। और जैसे ये जो बीजिंग समिट हुई है, इसमें बहुत कुछ बातें हुई, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन मेरा ख़्याल है चाइनीज़ जो हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद अस। उन्होंने कहा कि भई इन्होंने तो जो सी पैक के मुआहदे थे, वो ही नहीं किए, तो वो क्यों करके हमारी बात सुने। गो के पाकिस्तानी कहते हैं, "नहीं, नहीं, 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 ये बात नहीं है, इंडिया फैक्टर है, बट दिस इज़ नॉट जस्ट इंडिया। दिस इज़ नॉट जस्ट इंडिया, दिस इज़ बियॉन्ड इंडिया।" दिस इज समथिंग बियॉन्ड इंडिया और उसको हम रीड नहीं करना चाहते बिकॉज दैट विल क्रिएट एन अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन फॉर अस एज वेल। सो ईरान अगर ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है तो देन चाइना शुड आस्क फॉर पाकिस्तान मेंबरशिप। व्हाई नॉट? पाकिस्तान अगर एससीओ का मेंबर बन सकता है तो फिर पाकिस्तान जिसे कहते हैं ना उसका क्यों नहीं बन सकता, ब्रिक्स का क्यों नहीं बन सकता। एंड पाकिस्तान शुड वर्क डेफिनेटली। इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बट इट डजंट मैटर
गो कि हमने रशिया से ताल्लुकात भी ख़राब कर लिए हैं और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को तो हम मुल्क ही नहीं समझते। मुझे याद है आई वाज़ इन साउथ अफ्रीका बैक इन 2020 समवेयर 2 साल पहले मैं गया था 5-6 दिन के लिए। तो मुझे पता चला आज तक पाकिस्तान का कोई वज़ीर-ए-आज़म सदर साउथ अफ्रीका नहीं गया, क्योंकि हमारे रडार में साउथ अफ्रीका वो एक्ज़िस्ट ही नहीं करता। और पता नहीं क्यों हमारे नहीं गए और मेरे ख़्याल है फ़ॉरेन मिनिस्टर भी को पता नहीं बहुत देर हो गई है, नहीं गए। हमारे आर्मी जो है के लोग जाते हैं वहाँ पे कोई डिफेंस के उनके साथ आई थिंक कोई है कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ आई थिंक बाइंग और सेलिंग कोई मिलिट्री हार्डवेयर। ब्राज़ील भी हमारे इसलिए हमारे रडार में नहीं है, ब्राज़ील को हम मुल्क नहीं समझते, क्योंकि वो हम समझते हैं बहुत दूर है, उत्थे जान दा फ़ायदा कोई नहीं। मेरा ख़्याल है लास्ट टाइम पाकिस्तानी लीडर साउथ अमेरिका में ही मेरा ख़्याल है कोई 25-30 साल पहले। जब ये मुशर्रफ का ही रहता था, तो तब पाकिस्तान उस वक़्त कहीं-कहीं गया था, मुझे याद है हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी होते थे, वो उस वक़्त गए थे। बट एनी हाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। बट लेट्स सी कि ईरान की अगर मेंबरशिप होती तो पाकिस्तान की क्यों नहीं हो सकती और क्या चाइना इसमें हमारी हेल्प कर सकता है? लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच।